8 नवंबर 1971 की रात थी। इंडियन इंटरसेप्टिंग वायरलेस स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर धर्मदेव दत्त अपने हेडफोन लगाए बैठे थे। अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गईं। कराची और ढाका के बीच कम्युनिकेशन का लेवल अचानक बढ़ गया था। कई दिनों से उन्हें शक था और अब सब क्लियर हो रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ तो बड़ा खेल होने वाला है, पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, कब, कैसे और कहां। लगातार 72 घंटे तक वो और उनकी टीम इस राज को खोलने में लगे रहे। थकान हावी थी लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। 10 नवंबर की सुबह आखिरकार मेहनत रंग लाई। कोड डिकोड हुआ और सामने आया पाकिस्तान का असली प्लान। गाजी को भेजा जा रहा है विक्रांत को डुबोने। यह सुनकर हर किसी की धड़कन तेज हो गई। PNS गाजी साउथ एशिया की पहली और सबसे ताकतवर सबमरीन। अमेरिका से साल 1964 में लीज पर ली गई ये सबमरीन पाकिस्तान की शान मानी जाती थी। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि अगर उसने विक्रांत को खत्म कर दिया तो जंग शुरू होने से पहले ही भारत की कमर टूट जाएगी। लेकिन इंडिया भी खामोश बैठने वाला नहीं था। नेवी ने तुरंत हाई अलर्ट जारी किया। एक ऑफिसर ने कहा, अगर गाजी विक्रांत तक पहुंच गई तो सब खत्म, हमें उसे रोकना ही होगा। इधर पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि गाजी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। सबमरीन के क्रू का हौसला आसमान पर था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये यात्रा मौत की तरफ बढ़ रही है। समुद्र की गहराइयों में अब चालें चल रही थीं। इंडियन नेवी ने एक ऐसा ट्रैप बिछाया जिसमें गाजी खुद ब खुद फंस गई। हर गुजरते वक्त के साथ उसके लिए खतरा और करीब आ रहा था। फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। गाजी, जो INS विक्रांत को खोजने निकली थी, खुद गहरे समंदर में दफन हो गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दांव उसी पर भारी पड़ गया। आज जब इस कहानी को याद किया जाता है तो लगता है जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का क्लाइमैक्स हो, जहां चालाकी से भरा दुश्मन अपनी ही चाल में फंस जाता है और जीत मिलती है उसी को जिसने वक्त रहते सही कदम उठाया। मेजर धर्मदेव दत्त और उनकी टीम की सूझबूझ ने न सिर्फ विक्रांत को बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, दिमाग और हिम्मत भी जरूरी है। विक्रांत सुरक्षित है और गाजी अब वो कभी सतह पर नहीं आएगी। साल 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ। उस वक्त बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान को मिला, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। लेकिन शुरुआत से ही ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच गहरी खाई बन गई। आबादी बराबर होने के बावजूद सत्ता और संसाधनों पर हमेशा वेस्ट पाकिस्तान का कब्जा रहा। ईस्ट पाकिस्तान को न सिर्फ विकास और अधिकारों से वंचित रखा गया, बल्कि उनकी भाषा और संस्कृति को भी दबाया गया। बांग्ला बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा थी, फिर भी पाकिस्तान की हुकूमत बार बार उन पर उर्दू थोपने की कोशिश करती रही। एक पाकिस्तानी नेता ने साफ कहा था, I make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu। यहीं से दोनों हिस्सों के बीच तनाव और गहरा हो गया। वक्त गुजरता गया और साल 1970 का चुनाव आया। इस बार ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी को करारी शिकस्त देकर भारी बहुमत से जीत गई। अब सत्ता मुजीबुर रहमान के हाथ में आनी चाहिए थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं और फौज को यह कतई मंजूर नहीं था कि सत्ता एक बंगला भाषी नेता के हाथ में जाए। उन्होंने मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने का मौका ही नहीं दिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों और नेताओं को इस धोखे से गहरा आघात पहुंचा। उन्हें साफ हो गया कि पाकिस्तान के साथ रहकर उन्हें कभी अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। गुस्से की लहर सड़कों पर उतर आई। लोग सिर्फ हक की नहीं, बल्कि एक अलग मुल्क बांग्लादेश की मांग करने लगे। वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगा कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, तो 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ। मिलिट्री ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। हजारों लोगों का कत्ल किया गया। महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। पूरा ईस्ट पाकिस्तान खून और खौफ में डूब गया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर वेस्ट पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। इस क्रूरता से बचने के लिए लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की ओर भागे। भारत सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए थी। 31 मार्च 1971 को भारतीय संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। वहां ईस्ट पाकिस्तान के बजाय ईस्ट बंगाल शब्द इस्तेमाल किया गया और पीड़ित लोगों की मदद का भरोसा दिया गया। इसी दौरान 10 अप्रैल 1971 को कोलकाता में शरण लिए हुए आवामी लीग के नेताओं ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की घोषणा कर दी। उधर ईस्ट पाकिस्तान से शरणार्थियों का भारत आना जारी रहा।
कुछ ही महीनों में करीब 1 करोड़ लोग भारत पहुंच गए। ये संख्या भारत सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हालात को हल्के में नहीं ले सकती थी। उन्होंने कई देशों का दौरा किया और पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा, यह सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ईस्ट पाकिस्तान जल रहा था, लोग मर रहे थे और दुनिया खामोश थी। साल 1971 में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि भारत के सामने एक ही रास्ता बचा था, पाकिस्तान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि फौरन युद्ध शुरू किया जाए, लेकिन आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने साफ कहा, प्रधानमंत्री जी, अभी नहीं। अगर हम मानसून में युद्ध शुरू करेंगे तो हमारे टैंक और तोपें ईस्ट पाकिस्तान की कीचड़ में धंस जाएंगी। हमें वक्त चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान में हर साल बारिश से बाढ़ जैसी हालत बन जाती थी। ऐसे माहौल में युद्ध छेड़ना भारतीय सेना के लिए खुदकुशी जैसा होता। इसलिए मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को धैर्य रखने और कुछ महीने इंतजार करने की सलाह दी। लेकिन इंतजार का ये वक्त यूं ही नहीं गुजरा। भारत ने इस दौरान तैयारी और ट्रेनिंग का पूरा खेल शुरू कर दिया। जनरल मानेकशॉ की निगरानी में देश भर में कई ट्रेनिंग कैंप बनाए गए। इन कैंपों में ईस्ट पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने लगी। भारत ने उन्हें हथियार, संसाधन और रणनीति सब कुछ मुहैया कराया। कुछ ही महीनों में मुक्ति वाहिनी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो पाकिस्तानी आर्मी से सीधे टक्कर लेने को तैयार हो गई। उधर पाकिस्तान भी ये सब बहुत करीब से देख रहा था। उसे साफ अंदाजा हो चुका था कि अब एक बड़े युद्ध से बचना नामुमकिन है और उसकी सबसे बड़ी चिंता थी आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि पाकिस्तान उसे खतरा नंबर 1 मानने लगा। विक्रांत असल में समुद्र पर तैरता हुआ एयरबेस था। इस पर एक साथ कई फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात किए जा सकते थे। हॉकर सी हॉक जेट्स, बीएसी हैरियर, सी किंग हेलीकॉप्टर्स, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट्स और चेतक हेलीकॉप्टर्स के साथ विक्रांत किसी भी दुश्मन के ठिकाने को पलक झपकते खत्म कर सकता था। एक इंडियन ऑफिसर ने मजाक में कहा था, विक्रांत अकेला ही पाकिस्तान के आधे नेवी बेस के बराबर है। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि अगर जंग छिड़ा तो विक्रांत उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बनेगा। भारत भी सिर्फ रक्षा पर नहीं रुका। उसने दिमागी खेल खेलते हुए पाकिस्तान का ध्यान ईस्टर्न फ्रंट से हटाकर वेस्टर्न फ्रंट की ओर मोड़ दिया। भारतीय वायुसेना और नेवी ने वेस्टर्न फ्रंट पर अपने ऑपरेशंस तेज कर दिए। पाकिस्तान पहले ही एयर पावर में भारत से पीछे था और नेवल पावर में भी उसके पास ज्यादा जहाज या सबमरीन नहीं थी। मजबूरी में पाकिस्तानी नेवी चीफ वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन ने अपनी पूरी ताकत वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात कर दी। यही भारत की सबसे बड़ी चाल थी। पाकिस्तान ने पूरा फोकस वेस्ट में लगा दिया और ईस्टर्न फ्रंट लगभग खाली रह गया। वहां उसके पास बस एक नेवल डिस्ट्रॉयर, पीएनएस सिलहट और कुछ गिने चुने गनबोट स्क्वाड्रन ही बचे। इंडियन नेवी ने मौके का फायदा उठाया। तेजी से ईस्टर्न फ्रंट पर नेवल ऑपरेशंस शुरू किए गए और बंगाल की खाड़ी में ब्लॉकेड लगा दिया गया। इस ब्लॉकेड में न सिर्फ पाकिस्तानी जहाज बल्कि 8 विदेशी मर्चेंट शिप्स भी फंस गए। इसका मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान पूरी तरह से वेस्ट पाकिस्तान से कट चुका था। अब भारत आसानी से ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी तक जाने वाली सप्लाई रोक सकता था, चाहे वो हथियार हो या राशन। इसके लिए इंडियन नेवी ने 18,000 स्क्वायर मील का एक सर्विलेंस जोन बना दिया। वहां से गुजरने वाले हर जहाज की बारीकी से जांच होती। जो न्यूट्रल पाए जाते उन्हें नजदीकी भारतीय पोर्ट तक सुरक्षित एस्कॉर्ट कर दिया जाता। माहौल गर्म हो चुका था। दोनों ओर सेनाएं तैयार खड़ी थी। एक भारतीय सैनिक ने साथी से कहा, अब देर नहीं, लगता है वक्त आ गया है। और सच में युद्ध बस दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था। युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। ऐसे हालात में इंडियन नेवी ने अपने सबसे बड़े हथियार आईएनएस विक्रांत को ईस्टर्न नेवल कमांड में तैनात कर दिया। उसके साथ 2 लेपर्ड क्लास फ्रिगेट्स आईएनएस ब्रह्मपुत्र और आईएनएस ब्यास, 2 पेटिया 3rd क्लास कॉर्वेट्स और सबमरीन आईएनएस खंडेरी भी शामिल किए गए। विक्रांत पर लगातार सी ट्रायल किए गए ताकि किसी भी टेक्निकल गड़बड़ी को दूर किया जा सके। कुछ ट्रायल्स के बाद साफ हो गया कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहले की तरह अपनी पूरी स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसका सीधा मतलब था कि अब विक्रांत से चटगांव और खुलना जैसे अहम पाकिस्तानी पोर्ट्स को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। पाकिस्तान अच्छे से समझ रहा था कि अगर जंग छिड़ी तो विक्रांत उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा।
इसलिए उसने सबसे पहले इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म करने की योजना बनाई। ये जिम्मेदारी दी गई उसकी सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी को। गाजी कोई साधारण सबमरीन नहीं थी। ये असल में अमेरिकी नौसेना की यूएसएस डियाब्लो थी, जिसे 31 मार्च 1945 को अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया था। 1964 में अमेरिका ने सुरक्षा सहायता कार्यक्रम के तहत इसे पाकिस्तान को लीज पर दिया और बाद में इस लीज को और भी बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान ने इसका नाम रखा पीएनएस गाजी। इसने 1965 की जंग में भी हिस्सा लिया था और तब भी इसका मिशन यही था, आईएनएस विक्रांत को डुबोना, लेकिन वो नाकाम रहा। अब 1971 में गाजी का मिशन दोबारा वही था। इस बार उसे सिर्फ विक्रांत को डुबाना ही नहीं था, बल्कि भारत के ईस्टर्न सीबोर्ड पर बारूदी सुरंगें बिछाकर सप्लाई लाइंस भी तोड़नी थी। मगर भारत भी पाकिस्तान की हर चाल पर बारीकी से नजर रख रहा था। सितंबर से ही इंडियन नेवी ने ईस्टर्न कमांड में कई वायरलेस इंटरसेप्शन स्टेशन स्थापित कर लिए थे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और ढाका के बीच होने वाले रेडियो ट्रांसमिशन लगातार इंटरसेप्ट किए जा रहे थे। एक दिन इंटरसेप्शन के दौरान चटगांव में पाकिस्तानी नेवल अधिकारियों के बीच की बातचीत सुनी गई। वो एक खास ग्रेड के लुब्रिकेशन ऑयल के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये ऑयल सिर्फ सबमरीन्स और माइन स्वीपर्स में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब साफ है, गाजी हरकत में आने वाली है। पाकिस्तानी माइन स्वीपर्स इतनी पावरफुल नहीं थी कि बे ऑफ बंगाल से ऑपरेट कर सकें, तो साफ था कि ये मूवमेंट गाजी की तरफ इशारा कर रही थी। भारतीय नेवी ने तुरंत ईस्टर्न फ्रंट पर अपनी मॉनिटरिंग और तेज कर दी। उधर पाकिस्तान विक्रांत को खत्म करने के लिए पूरा ऑपरेशन तैयार कर चुका था। 8 नवंबर 1971 को पाकिस्तानी नेवी में ऑपरेशन प्लान्स के डायरेक्टर रियर एडमिरल अब्दुल वाहिद बोमल ने मिशन की जिम्मेदारी कैप्टन जफर मोहम्मद खान को सौंपी। उन्हें विक्रांत से जुड़ी हर जानकारी दी गई। उसी वक्त आदेश जारी हुआ, गाजी का हर नाविक फौरन अपनी ड्यूटी पर लौट आए। छुट्टियां रद्द, अब का मिशन है विक्रांत को डुबोना। पल भर में गाजी का माहौल बदल गया। हर नाविक जानता था कि अब उनकी यात्रा उन्हें सीधे भारत की ओर ले जाएगी, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर गाजी का आखिरी सफर भी साबित होने वाला है। गाजी के अंदर उस दिन अजीब सी खामोशी थी। हर नाविक अपने अपने काम में डूबा था, लेकिन चेहरे पर साफ लिखा था, यह मिशन आसान नहीं होगा। इंजन रूम में बैठे इंजीनियर ने पसीना पोंछते हुए अपने साथी से धीरे से कहा, भाई, अगर यह विक्रांत सच में सामने आ गया तो सोच भी सकता है, पूरा हिंदुस्तान हम पर टूट पड़ेगा। उस पर सामने बैठे नाविक ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज कांप गई। अब डर का वक्त नहीं है, ऑर्डर साफ है, विक्रांत को डुबाना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। कंट्रोल रूम में कैप्टन जफर मोहम्मद खान खड़े थे। उन्होंने नक्शे पर उंगली फेरते हुए क्रू को संबोधित किया, सुनो सब, ये मिशन आसान नहीं है। हमें भारत की निगाहों से बचकर ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचना है, विक्रांत को खोज निकालना है। याद रखना, अगर हम सफल हुए तो पाकिस्तान का इतिहास बदल जाएगा। उनकी आवाज में जोश था, लेकिन भीतर का तनाव कोई नहीं छुपा पा रहा था। एक जूनियर ऑफिसर ने धीरे से पूछा, सर, अगर हमें इंडियन नेवी ने इंटरसेप्ट कर लिया तो? जफर ने गहरी सांस ली और कहा, तो हम भी आखिरी दम तक लड़ेंगे। गाजी पीछे हटना नहीं जानती। पूरी सबमरीन में ये शब्द गूंज गए। बाहर गहरा समुद्र और अंदर सीने में उमड़ता तूफान। नाविकों की आंखों में डर और गर्व दोनों साफ दिख रहा था। कोई अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था तो कोई चुपचाप अल्लाह को याद कर रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट के बीच हर सांस भारी हो चुकी थी। इधर भारत भी चुप नहीं बैठा था। ईस्टर्न कमांड पर इंटरसेप्शन की गति तेज हो चुकी थी। हर रेडियो ट्रांसमिशन पर नजर थी। गाजी चुपके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन हिंदुस्तान की निगाहें उसकी छाया तक पकड़ चुकी थी। भारत के वायरलेस इंटरसेप्शन स्टेशन में उस वक्त माहौल बेहद टेंस था। मेजर धर्मदेव दत्त लगातार मशीनों के सामने बैठे कराची और ढाका के बीच तेजी से बढ़ रही रेडियो एक्टिविटी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिन और 3 रात, बिना सोए, बिना रुके, और आखिरकार 10 नवंबर को उन्होंने वो काम कर दिखाया जो नामुमकिन सा लग रहा था। पाकिस्तान का नेवल कोड पूरी तरह से डिकोड हो चुका था। कुछ ही घंटों में भारत के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स तक ये राज पहुंच चुका था कि पाकिस्तान सीधे सीधे आईएनएस विक्रांत को निशाना बनाने वाला है। मेजर दत्त ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से अपने साथ खड़े अफसर से कहा, देखो, अब खेल बदल चुका है, पर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमने उनके कोड तोड़ दिए हैं। ऑर्डर साफ थे। ये खबर
सीक्रेट रहनी चाहिए। उधर पाकिस्तान इस खुलासे से बिल्कुल बेखबर था और पूरी ताकत से विक्रांत को खोज निकालने की जुगत में जुटा था। बॉम्बे में भेजे गए पाकिस्तानी एजेंट्स ने पहले रिपोर्ट दी कि विक्रांत वहीं खड़ा है, लेकिन 13 नवंबर की सुबह उन्होंने अचानक अलर्ट भेजा, विक्रांत गायब हो चुका है। इस खबर ने कराची में बैठे नेवल इंटेलिजेंस अफसरों की हालत खराब कर दी। फौरन मीटिंग बुलाई गई और आदेश निकला, किसी भी कीमत पर विक्रांत का लोकेशन ट्रैक करो। उन्होंने कुछ वेस्टर्न देशों से भी मदद मांगी। इतना ही नहीं, एक वेस्टर्न कंट्री का नेवल अटैचे भारतीय वेस्टर्न फ्लीट के एडीसी से बातों ही बातों में विक्रांत के बारे में जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं बीता और पाकिस्तान को पता चला कि विक्रांत अब मद्रास पहुंच चुका है। इस खबर की पुष्टि करने के लिए उसी वेस्टर्न देश का एयरक्राफ्ट बार बार मद्रास पोर्ट के ऊपर चक्कर काटते हुए देखा गया। भारत ने भी तुरंत समझ लिया कि दुश्मन को अब विक्रांत की सही पोजीशन का अंदाजा हो चुका है। 14 नवंबर 1971 को कराची हार्बर से एक खतरनाक मिशन की शुरुआत हुई। पीएनएस गाजी को रवाना कर दिया गया। उसका टारगेट साफ था, आईएनएस विक्रांत को डुबोना। गाजी ने 4 दिनों तक लगातार सफर किया और 18 नवंबर को श्रीलंका के त्रिंकोमाली पहुंची। वहां उसे रिफ्यूल और क्लीनिंग के लिए रोका गया। 2 दिन गुजर गए और 20 नवंबर को आखिरकार वो मद्रास की ओर बढ़ने को तैयार थी। इसी वक्त कैप्टन जफर मोहम्मद खान को कराची से एक नया मैसेज मिला। मैसेज पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें साफ लिखा था, विक्रांत अब मद्रास में नहीं है, उसकी मौजूदा लोकेशन अज्ञात है। जफर ने क्रू की तरफ देखा। सबकी आंखों में सवाल तैर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, लगता है ये मिशन अब और भी मुश्किल हो गया है। विक्रांत हमें ढूंढ रहा है और हम विक्रांत को। गाजी का हर नाविक जानता था कि अब सामने सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि जिंदा बचने की जंग भी खड़ी है। मद्रास से आईएनएस विक्रांत के गायब होने की खबर ने कराची के नेवल हेडक्वार्टर्स में भूचाल ला दिया। 44 घंटे से भी ज्यादा की जी तोड़ कोशिशों के बाद भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उसकी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पाई। हर बार विक्रांत की पोजीशन बदलने से कैप्टन जफर मोहम्मद खान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके पास सब्र करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उधर भारत पहले से ही पाकिस्तान की पूरी चाल समझ चुका था और ईस्टर्न नेवल कमांड के कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन एक मास्टर प्लान पर काम कर रहे थे। उनका मानना था कि जब तक पीएनएस गाजी जिंदा है, विक्रांत पर खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए गाजी को खत्म करना ही भारत की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। नीलकंठ कृष्णन ने सोचा, अगर गाजी विक्रांत को खोजने आई है तो क्यों ना उसे झांसा देकर उसी के जाल में फंसा दिया जाए। इस सोच के साथ उन्होंने विक्रांत को किसी सुरक्षित जगह पर छिपाने और उसकी जगह एक और बड़े जहाज को विशाखापट्टनम हार्बर पर खड़ा करने की योजना बनाई। खबरें लीक करवाई जाएंगी ताकि पाकिस्तान को लगे कि विक्रांत यहीं है, और जब गाजी वहां पहुंचेगी तो इंडियन नेवी उसे डेप्थ चार्ज से उड़ा देगी। इस मिशन के लिए चुना गया आईएनएस राजपूत, भारत का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इसकी कमान थी कमांडर इंद्र सिंह के हाथों में। उन्हें साफ पता था कि यह मिशन जानलेवा है। एक छोटी सी गलती उनकी और उनके 250 नौसैनिकों की जिंदगी खत्म कर सकती थी। लेकिन इंद्र सिंह ने एडमिरल कृष्णन से वादा किया, सर, चाहे मैं जिंदा लौटूं या न लौटूं, राजपूत अपना मिशन पूरा करके ही वापस आएगा। इसी बीच असली विक्रांत को बेहद चालाकी से अंडमान भेज दिया गया और वहां स्टेशन करवा दिया गया ताकि उसका कोई बाल भी बांका ना हो सके। अब दुश्मन को फंसाने का जिम्मा था राजपूत पर। पाकिस्तान को यकीन दिलाने के लिए जानबूझकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एक फर्जी तार एक सेलर के घर भिजवाया गया, जिसमें लिखा था कि विक्रांत फिलहाल विशाखापट्टनम पोर्ट पर मौजूद है। राजपूत धीरे धीरे विशाखापट्टनम की ओर बढ़ता रहा। वहां पहुंचकर कमांडर इंद्र सिंह ने दुश्मन को गुमराह करने के लिए नया खेल खेला। उन्होंने विक्रांत का कॉल साइन इस्तेमाल करते हुए बार बार उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर खाने पीने और सप्लाई की चीजों की डिमांड की, जो आमतौर पर बड़े जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए की जाती है। इतना ही नहीं, शहर के बाजार से बड़ी मात्रा में राशन, मीट और सब्जियां खरीदी गईं, ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूस अपनी रिपोर्ट्स में लिखें कि विक्रांत यकीनन यहीं खड़ा है। अब पाकिस्तान का पूरा ध्यान विशाखापट्टनम की तरफ था और गाजी अपने शिकार की तलाश में उसी दिशा में बढ़ रही थी। तेजी से बदलते हालात अब दोनों देशों को सीधी जंग की ओर धकेल रहे थे।
23 नवंबर 1971 को जब पाकिस्तान नेवल इंटेलिजेंस तक यह खबर पहुंची कि विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है, तो इस झांसे को उसने हकीकत मान लिया। कैप्टन जफर मोहम्मद खान को तुरंत आदेश भेजा गया और उसी दिन PNS गाजी त्रिंकोमाली से निकलकर सीधे विशाखापट्टनम की ओर बढ़ चली। पाकिस्तान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अब भारत के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। 25 नवंबर तक गाजी मद्रास को पार कर गई और लगातार गहराई में बढ़ते बढ़ते 1 दिसंबर की रात 11:04 पर वह विशाखापट्टनम पोर्ट के नेविगेशन चैनल में दाखिल हो गई। इस खबर से पाकिस्तान रोमांचित था। उन्हें लगा कि उनका सबसे बड़ा मिशन अब बस पूरा होने ही वाला है। उधर भारत ने जानबूझकर खामोशी ओढ़ रखी थी, जैसे उसे गाजी की मौजूदगी की कोई भनक ही ना हो। असल में हर पल उस पर निगाहें रखी जा रही थीं। कैप्टन जफर के सामने अब 3 विकल्प थे। पहला, विशाखापट्टनम पोर्ट के नेविगेशन चैनल में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाए ताकि अगर विक्रांत वहां से गुजरे तो खुद ब खुद खत्म हो जाए। दूसरा, पोर्ट में घुसकर सीधे विक्रांत पर टॉर्पीडो दागे जाएं। और तीसरा, कुछ दूरी पर ठहरकर इंतजार किया जाए कि जैसे ही विक्रांत बाहर निकले उसी वक्त उसे निशाना बना दिया जाए। पोर्ट की गहराई कम थी, गाजी ज्यादा भीतर नहीं जा सकती थी, लिहाजा जफर ने तीसरा रास्ता चुना और वहीं ठहरकर इंतजार करने लगा। लेकिन वक्त के साथ गाजी के भीतर हालात बिगड़ने लगे। लगातार पानी के भीतर रहने से जहाज में फ्यूम भरने लगी। मेडिकल टीम ने कैप्टन जफर को चेताया, सर, अगर सबमरीन सतह पर नहीं आई तो जहाज के भीतर जमा हाइड्रोजन किसी भी वक्त ब्लास्ट कर सकता है। क्रू की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है। जफर के लिए यह फैसला आसान नहीं था। सतह पर आना मतलब इंडियन नेवी के सामने खुद को उजागर कर देना, लेकिन हालात मजबूर कर रहे थे। कई नाविक खांसी से बेहाल थे, कुछ की आंखें लाल हो चुकी थीं, कई की तबीयत लड़खड़ा रही थी। उधर INS राजपूत के कमांडर इंद्र सिंह ने अपने जहाज को हर तरह के नेविगेशनल सिग्नल से मूक कर रखा था। पिछले 3 दिनों से उनकी टीम लगातार इसी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। उनके जहाज का एक ही मिशन था, गाजी को बाहर खींचना और फिर उसे डेप्थ चार्ज से उड़ाना। मगर गाजी अब तक सामने नहीं आई थी। इसी लुका छिपी के खेल के बीच आखिरकार 3 दिसंबर का दिन आ पहुंचा। शाम के ठीक 5:04 पर अचानक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के एयरबेस अंबाला, उत्तरलय, जोधपुर, पठानकोट, श्रीनगर और अवंतीपुर पर हमला बोल दिया। इसे ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया गया। अब साफ हो गया था कि युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। भारतीय सेना पहले से ही अलर्ट पर थी। पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत ने भी पलटवार में देर नहीं की। दोनों तरफ से जमीन और आसमान में गोलियों और बमों की गूंज सुनाई देने लगी। यही वो लम्हा था जिसने तीसरे भारत पाक युद्ध की आधिकारिक शुरुआत कर दी। उस रात करीब आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमारे ऊपर हमला किया गया है, लेकिन देश घबराए नहीं। भारत इस चुनौती का डटकर सामना करेगा। मैं विपक्षी दलों और देश के हर नागरिक से अपील करती हूं कि इस कठिन वक्त में एकजुट होकर सरकार और सेना का साथ दें। इसी बीच युद्ध की खबर INS राजपूत तक भी पहुंची। कमांडर इंद्र सिंह को आदेश मिला कि वे तुरंत वहां से मूव होकर दूसरे मोर्चे पर तैनात हों। लेकिन तभी समुद्र की गहराई में हालात तेजी से करवट ले रहे थे। PNS गाजी में सवार सैनिकों की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। जहाज के भीतर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। हालात को देखते हुए कैप्टन जफर ने फैसला किया, पहले गाजी को पेरिस्कोप लेवल तक ले जाओ, बाहर का हाल देखेंगे, अगर सब ठीक हुआ तो सतह पर आ जाएंगे। आदेश के बाद गाजी धीरे धीरे ऊपर उठी और पेरिस्कोप से बाहर का जायजा लिया जाने लगा। उस वक्त इंद्र सिंह लगभग पोर्ट छोड़ने ही वाले थे, लेकिन अचानक INS राजपूत के सोनार पर एक मूविंग ऑब्जेक्ट का सिग्नल मिला। टेक्नीशियंस ने कुछ ही देर में कंफर्म कर दिया कि यह कोई और नहीं बल्कि गाजी है। 3 दिन से चली आ रही तलाश अब पूरी हो चुकी थी। इंद्र सिंह ने तुरंत आदेश दिया, राजपूत की स्पीड बढ़ाओ, टारगेट साफ है। राजपूत तेजी से गाजी की ओर बढ़ने लगा। उधर पेरिस्कोप से कैप्टन जफर ने देखा कि सामने से एक विशाल भारतीय युद्धपोत उनकी ओर लपकता चला आ रहा है। हालात की गंभीरता समझते ही उन्होंने चिल्लाकर आदेश दिया, सबमरीन नीचे ले जाओ, जल्दी करो। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। INS राजपूत नजदीक पहुंच चुका था और उसने बिना देर किए 2 खतरनाक डेप्थ चार्ज दाग दिए।
राजपूत पूरी रफ्तार से आगे निकल गया, लेकिन पीछे समुद्र की गहराई में एक भयानक खेल शुरू हो चुका था। उधर इंदिरा गांधी का देश के नाम संबोधन खत्म भी नहीं हुआ था कि विशाखापट्टनम तट से कुछ ही दूरी पर समंदर ने आसमान तक गूंजने वाला एक जबरदस्त धमाका उगला। समंदर ने उस रात ऐसा रूप दिखाया कि पोर्ट के आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक गूंजती रही। ऐसा महसूस हो रहा था मानो समुद्र के भीतर कोई परमाणु बम फटा हो। उस जोरदार धमाके से पानी कई फीट ऊपर तक उठ गया। आसपास के लोग घबराकर सोचने लगे कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उनके शहर पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी को भारतीय नेवी की शानदार रणनीति ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। गाजी के साथ उसके 933 नौसैनिक भी समुद्र की गहराइयों में समा गए। भारत ने इस मिशन में एक बड़ी जीत हासिल की। पीएनएस गाजी के डूबने के बाद ईस्टर्न फ्रंट आईएनएस विक्रांत के लिए पूरी तरह खाली हो गया, जिसका फायदा भारत को युद्ध के आगे के हिस्सों में मिलने वाला था। अगले दिन 4 दिसंबर की सुबह कुछ मछुआरों को विशाखापट्टनम के कोच से गाजी के मलबे के टुकड़े और पाकिस्तानी सैनिकों की कई लाइफ जैकेट्स तैरती हुई मिली। यह सब साफ साफ पाकिस्तान की हार की गवाही दे रहे थे। इंडियन नेवी ने पीएनएस गाजी के डूबने की पुष्टि करने के लिए उसी दिन दोपहर को लूटने कमांडो सज्जन कुमार दहिया के नेतृत्व में एक टीम आईएनएस अक्षय के साथ घटना स्थल पर भेजी। इस टीम ने गाजी की क्लॉक रिकवर की, जो 4 दिसंबर की 12:01 पर बंद हुई थी। भारतीय नेवी की चालाकी और रणनीति ने पाकिस्तान को पीएनएस गाजी खोने का बड़ा झटका दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बदनामी बचाने के लिए इस घटना को केवल एक एक्सीडेंट बता दिया। उनके अनुसार गाजी अंधेरे की वजह से अपनी पोजीशन पहचान नहीं पाई और अपने ही बिछाए माइनफील्ड में फंसकर ब्लास्ट हो गई। हालांकि पाकिस्तान जो कुछ भी कहे, दुनिया के सामने जो कहानी पेश करे, भारत ने अपना काम कर लिया था। इस जीत से उत्साहित इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को आईएनएस विक्रांत के साथ ईस्ट पाकिस्तान में धावा बोल दिया। उसी दिन विक्रांत के फाइटर जेट्स ने चटगांव और कॉक्स बाजार में बमबारी कर पाकिस्तानी सी रूट को ब्लॉक कर दिया। अब पाकिस्तानी सेना को वेस्ट पाकिस्तान से हथियार और लॉजिस्टिक्स मिलने बंद हो गए। युद्ध के दौरान यही रणनीति जारी रही। आईएनएस विक्रांत ने मोंगला और खुलना में पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हर एक प्रहार पाकिस्तान के जख्मों को और गहरा कर रहा था। पश्चिमी फ्रंट पर भी भारत ने इसका फायदा उठाया। 4 दिसंबर 1970 को इंडियन मिसाइल बोट्स कराची में घुसकर भारी तबाही मचा रहे थे। वहां तैनात पाकिस्तानी नेवल वेसल पीएनएस खैबर ने इसकी खबर पाते ही हमला करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में वह खुद भारतीय मिसाइलों का निशाना बन गई। बॉयलर रूम में भयंकर आग लगी और थोड़ी देर बाद यह समुद्र की गहराइयों में समा गई। दोनों देशों के बीच यह युद्ध लगभग 13 दिनों तक चला। अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को चारों ओर से घेर लिया। मजबूर होकर लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। इस जीत के साथ ही ईस्ट पाकिस्तान को मुक्ति मिली और भारत के प्रयासों से बांग्लादेश के रूप में एक नया देश जन्मा। बाद में अमेरिका ने पीएनएस गाजी को अपनी सबमरीन होने का दावा करते हुए भारत से इसे समुद्र से बाहर निकालने की मांग की, लेकिन भारत ने साफ कहा कि गाजी ने अवैध रूप से भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ की थी, इसलिए यह अनुमति नहीं दी जा सकती। आज भी आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए निकली पीएनएस गाजी अपने अधूरे सपनों के साथ विशाखापट्टनम पोर्ट के पास समुद्र की सैकड़ों फीट गहराई में दबी हुई है, जहां उसकी शहादत की गवाही लेने वाला कोई नहीं है। और यहीं खत्म नहीं होती कहानी। अगर आप ऐसे ही रोचक और रहस्यमय इतिहास की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर रहे हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले।